हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय डेटा एनालिसिस यूट्यूब चैनल। सो आज से हम चैप्टर नंबर 7 ऑफ 10 किड्स जो इनेमल है, इनेमल की कॉम्पोजिशन, उसकी फॉर्मेशन और उसकी स्ट्रक्चर, इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। और इनेमल का चैप्टर थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, बट इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो अमीलोजेनेसिस है। ठीक है, इसकी ये पूरी चैप्टर आउटलाइन है, इसको तुम लोग देख सकते हो कि सबसे पहले हमने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है, स्ट्रक्चर पढ़ना है, फिर ये पूरा अमीलोजेनेसिस लिखा हुआ है। ठीक है, ये नीचे तक। फिर उसके बाद हमने एज चेंजेस पढ़ने हैं एनेमल के, फिर डिफेक्ट पढ़ने, और आखिर में के एसिड रिचिंग और फ्लोराइडेशन कैसे होती है। सो इसको स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसको मैं पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। सो ये इसका पार्ट 1 है एनेमल का। अब जैसे कि तुम लोगों को पता है एनेमल के बारे में कि एनेमल हमारे पास क्या होता है, हार्डेस्ट है, हार्डेस्ट कैल्सिफाइड मैट्रिक्स। सबसे हार्डेस्ट टिश्यू जो हमारी बॉडी का होता है वो हमारे पास होता है एनेमल। ये भी एक एमसीक्यूज पॉइंट है। ठीक है, द सेल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनेमल अमीलोब्लास्ट होते हैं। तो मैं अपनी पहली वीडियो से बता रहा हूँ। तो ये अमीलोब्लास्ट क्या होते हैं कि जब ये बन जाते हैं हमारे पास, टूथ हमारे पास इरप्ट हो जाते हैं ओरल कैविटी के अंदर, तो ये क्या हो जाते हैं, ये लॉस्ट हो जाते हैं, यानी कि ख़त्म हो जाते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि एनेमल जो है वो दोबारा रीजनरेट या रीन्यू नहीं हो सकता। ठीक है, तो एनेमल के लिए आपकी 3 चीज़ें इसमें पता चल गई कि पहला सबसे हार्डेस्ट होता है, अमीलोब्लास्ट सेल बनाते हैं और ये क्या हो जाते हैं, ये रीजनरेट नहीं हो सकता क्योंकि अमीलोब्लास्ट जो होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं जब टूथ इरप्ट होता है ओरल कैविटी के अंदर। उसके अलावा मैंने बताया कि इसकी मिनरलाइजेशन बहुत हाई है, सही है, बहुत ज़्यादा मिनरलाइज है, कैल्सिफाइड हार्डेस्ट टिश्यू है, सही है। और इसकी वजह से हमारे पास जो होता है ऑर्गेनिक मैट्रिक्स बिल्कुल भी नहीं होता। एनाबल के अंदर जो इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स है वो 96% होता है, और जबकि ऑर्गेनिक मैट्रिक्स और वाटर मिला के 4% होता है। तो इससे तुम लोग समझो कितना ये मिनरलाइज और कितना हार्ड है। मगर हार्ड के साथ साथ ये ब्रिटल भी होता है। ठीक है, तो अब हम इसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को शुरू करते हैं और ये हमारे पास वाइवा में टीचर पूछ लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एनेमल जो होता है वो ट्रांसलूसेंट होता है, सही है। येलो टू ग्रे वाइट होता है। अच्छा, येलो कलर भी इसके इस वजह से आता है क्योंकि इसके नीचे डेंटिन होता है, तो ये उसकी वजह से अगर येलो येलो कलर आ रहा है तो मतलब कि एनेमल वहाँ पे कम है, तो डेंटिन का कलर जो है वो एनेमल के ऊपर आ रहा है क्योंकि एनेमल जो ट्रांसलूसेंट है। इसकी थिकनेस वेरीज करती है, थिकनेस याद कर लेना 2.5 mm तक होती है मैक्सिमम, सही है। और सर्वाइकल एजिस के ऊपर होती है। दिस वेरिएशन इन्फ्लुएंस द कलर ऑफ, मैंने क्या भैया कि जो थिकनेस है, ये मैंने बताया ना कि जो थिकनेस है एनेमल की वो कलर के ऊपर डिपेंड कर रही है, सही है। क्योंकि नीचे हमारे पास येलो डेंटिन है, जहाँ पे एनेमल जो होगा वो, जहाँ पे एनेमल थिन होगा वहाँ पे आपको येलो नजर आएगा और जहाँ पे थिक होगा वहाँ पे व्हाइट नजर आएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे वाला डेंटिन नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो यही बोल रहे हैं कि ये द कलर ऑफ एनेमल बिकॉज द अंडरलाइंग येलो डेंटिन इज सीन थ्रू द थिनर रीजन। अच्छा, फिर ये बोल रहे हैं कि जो फुली फॉर्म इनेबल होते हैं उसके अंदर कितना परसेंट मिनरल होता है, 96% होते हैं। मैं तुम लोग को शुरू में बताया, और 4% ऑर्गेनिक मटेरियल और वाटर होता है। ठीक है, अब इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में क्या होगा, सबको पता है क्या होगा, हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स होंगे, सही है, या कैल्शियम फॉस्फेट या हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल जो भी होते हैं वही होंगे। ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट को कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल्स होते हैं, सही है, जिसमें कार्बोनियट आयन होते हैं, जो बोन के अंदर भी होता है, कार्टिलेज में भी होता है, डेंटिन में भी होता है, सीमेंटम में भी होता है। सब में इनऑर्गेनिक मटेरियल जो होगा वो आपका हाइड्रोक्सी एपेटाइट होगा। ठीक है, उसके अलावा दूसरे आइंस के नाम भी लिखे हैं, वो पढ़ लेना एक दफ़ा। अच्छा, इनेमल के अंदर क्या होता है भाई, क्रिस्टल्स होते हैं, मैंने बताया ना हाइड्रोक्सी एपेटाइट के क्रिस्टल है। अच्छा, इनेमल सबसे ज़्यादा मिनरलाइज है। अब ये क्रिस्टल जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हो तो क्या होता है, कैरीज हो जाती है। अब कैरीज की वजह, कैरीज की जो केमिकल बेसिस है जिसे हम इरोजन कहते हैं, एसिड की वजह से बार बार तुथ का ख़राब होना, उसे हम इरोजन कहते हैं। नहीं, अब वो इनेमल में सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि इनेमल सबसे ज़्यादा मिनरलाइज है, इसमें हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल बहुत ज़्यादा है। जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाती है, डेंटल कैरीज हो जाती है। द हाई मिनरल कॉन्टेंट रेंडर्स इनेमल एक्सट्रीमली हार्ड, मैंने बात की इनेमल बहुत हार्ड है, 96% मिनरलाइज है। मगर क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्यों हार्ड है, क्योंकि इसको मैकेनिकल फोर्सेस के साथ बेयर करना होता है जो मैस्टिकेशन के दौरान लग रही होती है। दिस हार्डनेस आल्सो मेक इनेमल ब्रिटल, मैंने बात किया हार्ड तो बहुत है मगर ब्रिटल भी है, फ़ौरन टूट जाएगा। इस वजह से इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, नीचे डेंटिन होता है जो मोर रेजिलियंट है, तो ये जो इसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। एमसीक्यू आता है कि इनेमल की ब्रिटलनेस को जो है वो कौन मेंटेन करता है, या उस इनेमल की ब्रिटलनेस को कौन रोकता है, यानी इनेमल टूट ना जाए, तो वो जो इसकी नीचे जो डेंटिन है वो होता है। इफ़ दिस सपोर्टिव लेयर ऑफ डेंटिन इज डिस्ट्रॉयड, ये कहते हैं अगर वो डेंटिन की लेयर डिस्ट्रॉय हो गई बाई कैरीज और इम्प्रॉपर कैविटी प्रिपरेशन, तो जो इनेमल होगा वो आराम से फ्रैक्चर हो जाएगा। नीचे का डेंटिन नहीं होगा तो इनेमल आराम से फ्रैक्चर हो जाएगा क्योंकि इनेमल बहुत ब्रिटल है। हार्ड तो बहुत है मगर ब्रिटल भी है। ठीक है, सो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। इसकी फिर ये टेबल है, इस टेबल में बहुत ही फ़ायदा है कि उन्होंने रैट का जो इंसाइडर था उसके इनेमल की कॉम्पोजिशन यहाँ पे लिखी हुई है, तो ये याद तो नहीं करनी बट
अच्छा, इसके बाद हम आते हैं इसकी स्ट्रक्चर ऑफ एनामल के ऊपर। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ एनामल जो है ना, ये बार बार रिपीट होगा और इसकी इतनी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि एनामल के स्ट्रक्चर में दो चीज़ें होती हैं, एक रॉड्स होते हैं और एक होते हैं इंटर रॉड। क्या होते हैं? रॉड एंड इंटर रॉड। अभी मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, उसके बाद मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूँ। ये कह रहे हैं द फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट ऑफ मैमेलियन एनामल आर द रॉड, प्रिज्म एंड इंटर रॉड एनामल इंटरप्रिज्मेटिक सब्सटेंस। क्या होता है? रॉड होती है जिसे हम कहते हैं प्रिज्म्स, और इंटर रॉड होती है जिसे हम कहते हैं इंटरप्रिज्मेटिक सब्सटेंस। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है। इसकी मैं तुम लोगों को एक डायग्राम दिखाई दूँ, बट इसके लिए बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब बहुत इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो ये चीज़ें नजर आई हैं। द इनेमल रॉड वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब एज हेक्सागोनल एंड प्रिज्म इन क्रॉस सेक्शन एज द टर्म इनेमल प्रिज्म, यानी कि जो प्रिज्म लाइट नज़र आता था, ये जब इसको हम उसमें देखते तो क्रॉस सेक्शन में तो ये प्रिज्म लाइट नज़र आता है, इसी वजह से हम इसको कहते हैं इनेमल प्रिज्म। एमसीक्यूज में आते हैं इनेमल प्रिज्म का दूसरा नाम क्या है, तो इनेमल रॉड है, और इंटर रॉड इनेमल का दूसरा नाम क्या है, तो वो है इंटरप्रिज्मेटिक इनेमल या इंटरप्रिज्मेटिक सब्सटेंस। अब ये कह रहे हैं कि ये टर्म यूज़ नहीं होती बिकॉज रॉड की जो होती है वो कोई रेगुलर ज्योमेट्री नहीं है, इस वजह से वो प्रिज्मेटिक नहीं है। मगर पहले नाम होता था तो इसी वजह से नाम इसका क्या है, प्रिज्म है, इनेमल रॉड या प्रिज्म। अब इतनी कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर कि क्या, अगर तुम नीचे वाली डायग्राम देखो ना, फिगर 7.2, तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डायग्राम में समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये जो आपको नजर आ रहा है ना बी के अंदर, ये बीच वाला, ये हमारे पास है रॉड, इसकी लेबलिंग भी यहाँ पे हुई है छोटी सी, ये रॉड लिखा हुआ है, और इसके बराबर में है इंटर रॉड। ऐसे ही चलता रहता है इनमें, रॉड इंटर रॉड, फिर रॉड आएगा, फिर इंटर रॉड आएगा, फिर रॉड आएगा, इंटर रॉड आएगा। इसके बराबर में ए पे देखो रॉड, उसके बराबर में इंटर रॉड, फिर इंटर रॉड, ऐसे चलता रहता है। मीन्स कि एक होगा प्रिज्मेटिक, दूसरा होगा इंटर प्रिज्मेटिक, यानी कि प्रिज्म के बीच में कुछ इंटर प्रिज्मेटिक सब्सटेंस है, बस इससे याद करना है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, अब ये रॉड और इंटर रॉड इनेमल जो है वो इनमें क्रिस्टल्स होते हैं। इनमें कौन से क्रिस्टल होंगे? हाइड्रोक्सी एपेटाइट के क्रिस्टल्स होंगे, सही है। तो ये आपको इसके क्रिस्टल्स नजर आ रहे हैं, बट इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि इसकी थिकनेस कितनी होती है और क्या क्या होती है, वो नहीं जाना। ये क्रिस्टल्स हम लोगों ने डायग्राम में दिखाए हैं, बट ये आएंगे नहीं पेपर में, बस मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ। स्ट्रक्चर के अंदर तुम लोगों ने ये याद करना है। अच्छा, स्ट्रक्चर के अंदर एक और चीज़ आ जाती है कि वो बाउंड्री, एक चीज़ है रॉड, एक चीज़ है इंटर रॉड, और वो चीज़ जो रॉड और इंटर रॉड को आपस में सेपरेट कर रही है, सही है। रॉड इंटर रॉड को सेपरेट मीन ऐसे कर रही है कि दोनों हमारे पास इनऑर्गेनिक है, बट बीच में एक ऑर्गेनिक लेयर आ रही है जिसे हम कहते हैं रॉड शीट। अब मैं इसकी डायग्राम दिखाता हूँ अगर है तो कहीं पे, अगर आप फिगर 7.10 के ऊपर आओ, फिगर 7.10 का जो ए पार्ट है ना, ए पार्ट, ये हमारे पास है, ए पे देखो पहले, ये है रॉड और ये पी इसके बराबर में है इंटर रॉड, ये सारी की सारी, और ये बीच में आपको डार्क में जो नज़र आ रही है ये है रॉड शीट। ये हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक मटेरियल डार्क में नज़र आ रहा है, और बाकी हमारे पास ये रॉड और इंटर रॉड नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और बी में इसी को बड़ा करके दिखाया गया, ये रॉड दिखाई हुई है, उसके बराबर में रॉड शीट दिखाई हुई है, और यहाँ पे इंटर रॉड इनेबल दिखाया गया है। बस ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्ट्रक्चर ऑफ एनामल में क्या है, रॉड है, इंटर रॉड है, रॉड शीट है। रॉड और इंटर रॉड होते हैं, जो पहले रॉड आता है उसके दरमियान में इंटर रॉड्स आते हैं, और उसकी जो दोनों को जो आपस में सेपरेट कर रहा होता है वो रॉड शीट होता है। फिर ये बता रहे हैं द बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न ऑफ मैमेलियन एनामल दस इज डिस्क्राइब मोस्ट अप्रोप्रिएटली एज सिलेंड्रिकल रॉड एम्बेडेड इन इंटर रॉड एनामल। अब उसके बाद ये बता रहे हैं कि रॉड की जो शेप होती है वो क्या होती है। ये भी एमसीक्यूज में आता है कि जो रॉड्स हैं हमारे पास उनकी शेप क्या होती है, तो हमारे पास होती है सिलेंड्रिकल इन शेप। स्ट्रक्चर के अंदर आपने ये चीज़ें याद रखनी है, इसके अंदर कोई डायग्राम नहीं है जो पेपर में आएगी, क्योंकि सारी सारी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डायग्राम है। उसके बाद हम बात करेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस की नेक्स्ट पार्ट के अंदर। सो नेक्स्ट पार्ट 2 के अंदर हम एम्ब्रियोजेनेसिस को कवर करेंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चैनल देखते हैं, 70% ऐसे बच्चे हैं जो वीडियोस तो देखते हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। यार सब्सक्राइब करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिला आगे वीडियोस बनाने की। और इसके बाद इंशाल्लाह ये ओरल बायो के बाद मैं डीएम और फार्मा जितनी भी आपकी पैथो वो उनकी रिस्पेक्टिव बुक से कवर कराऊंगा, जैसे मैं ये इसके हाईलाइट करके कवर करा रहा हूँ। सो इसके बाद इसकी और सीरीज़ कंटिन्यू होंगी, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बाकी अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।